जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसका नाम है एग्जाम शक्ति। तो आज हम लोग जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोग आज नया नया चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, इंडियन पॉलिटी, जिसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट 800 प्लस क्वेश्चन इसमें से हम लोग लेंगे। और जिन्होंने हमारा पहले का वीडियो नहीं देखा हो तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हमने ज्योग्राफी, फिजिक्स, बायोलॉजी और एसएससी में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले 2 साल में सारा का सारा सॉल्व किया हुआ है। तो आइए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन से। विच इज़ द हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड। बताइए सबसे हाईएस्ट लॉ कौन है लैंड हमारे थी का। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फ्रेम्ड बाय। कौन फ्रेम्ड किया था ये तो सबको पता है। तो फ्रेम्ड किए थे कौन बताइए। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडॉप्टेड ऑन। देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट कब किया गया था। तो हमारा संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था और उस दिन अडॉप्ट किया गया था। और फोर्स पूछेगा मतलब कब से लागू किया गया था। तो ये लागू किया गया था, देखिए आगे क्वेश्चन में आपको पता चल जाएगा। तो ये लागू किया गया था कब, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, ये लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। जनवरी 26 सिलेक्टेड एज द डेट फॉर द इनॉग्रेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज। देखिए 26 जनवरी ही क्यों चुना गया है। तो इसलिए चुना गया था क्योंकि द कांग्रेस हैड ऑब्जर्व इट एज द इंडिपेंडेंस डे इन 1930। कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया इज, कौन से दिन को कहा जाता है। तो कहा जाता है 26 नवंबर को, क्योंकि इसी दिन हमारे संविधान को अडॉप्ट किया गया था, मतलब बनकर तैयार हुआ था। द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन वाज ऑफ इंडिया वाज पब्लिश्ड इन, कहाँ पब्लिश्ड हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हुआ था देहरादून में। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी सॉवरेन कंट्री इन द वर्ल्ड। तो ये किसका है सबसे लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो किसका है, हमारा इंडिया का। फर्स्ट कंट्री टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन इज, कौन है फर्स्ट कंट्री जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। वो तो हुआ था यूएसए। द ओरिजिनल 1950 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज प्रिजर्व इन, बताइए। ये प्रिजर्व है पार्लियामेंट हाउस में। द ड्राफ्टिंग कमिटी रोड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन विच लैंग्वेज। बताइए कौन से लैंग्वेज में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा गया था। तो लिखा गया था सिर्फ ओनली इंग्लिश में। व्हाट डज द व्हील इन द नेशनल फ्लैग रिप्रेजेंट। वो जो फ्लैग में जो व्हील रहता है जिसमें 24 स्पोक रहते हैं, तो वो क्या क्या हमें दर्शाता है। तो दर्शाता है ट्रुथ को। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट फाइनेंस ऑफ मिनिस्टर इन इंडिपेंडेंट इंडिया। सबसे पहले फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे हमारे स्वतंत्र भारत के। तो वो थे हमारे आर.के. शनमुखम चेट्टी। Which among the following articles came into force on 26 November 1949, that day the Indian Constitution was adopted। देखिए पूछ रहा है कि 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उस समय कौन सा आर्टिकल लागू कर दिया गया था। देखिए कुछ आर्टिकल जो था वो लागू कर दिया गया था। तो जिसमें से हमारा आर्टिकल 388 है। और कुछ और कॉपी पेन निकाल के अगर बैठे हुए हैं तो आप लिख सकते हैं कि आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393, इतना और एक साथ में प्रियम्बल, इतना जो था 26 नवंबर
1949 को लागू किया गया था और उसके बाद फिर 26 जनवरी 1950 को पूरा संविधान लागू कर दिया गया था। तो अब से पूछ रहा है कि 26 जनवरी 1949 में कौन सा आर्टिकल लागू किया? तो 388। और प्रियम्बल को याद रखिएगा, प्रियम्बल को भी लागू कर दिया गया था। When did India become a complete sovereign democratic republic? बताइए कब हुआ था? देखिए ये प्रियम्बल का ये है, तो प्रियम्बल तो हो गया था तो 26 नवंबर 1949 में। Which of the following country has non-written constitution? बताइए। नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है कि मतलब नो सिंगल डॉक्यूमेंट वेयर ऑल द लॉ आर रिटन, ठीक है। तो बताना है कि नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किसका था, कौन से देश का? तो वह है यूके का। और इसी के साथ साथ देख लीजिए यूके, न्यूजीलैंड, इजराइल हैव नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए ये सब भी पॉइंट जो है एक्स्ट्रा हमने लिया है, ये सब बहुत अच्छे से आप याद करिएगा। तो यूके, न्यूजीलैंड और इजराइल ये लोग का नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। A unitary form of government is that in which all the power are concentrated in the hand of। देखिए यूनिटरी फॉर्म में क्या होता है, सारा पावर कहाँ पे कंसंट्रेटेड रहता है? तो वो रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट में। बाई कैमरल सिस्टम इज ए फीचर ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? बताइए। देखिए बाई कैमरल सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें दो चैम्बर होते हैं, एक लोअर हाउस एक अपर हाउस। तो बताइए किसमें किसमें होगा? तो ये फेडरल सिस्टम में होगा। द डिवीजन ऑफ पावर एंड इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी आर टू इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ। बताइए। तो है फेडरल करेक्टर ऑफ गवर्नमेंट। द सीरियस फॉल्ट इन फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज। देखिए फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सीरियस फॉल्ट क्या होगा? तो ये द थ्रेट ऑफ सेपरेटिज्म, यही तो है। विच ऑफ द फ्लोइंग हैज फीचर ऑफ डुअल सिटीजनशिप? देखिए जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसका जो फीचर होता है वो डुअल सिटीजनशिप का होता है, ठीक है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। तो किसका किसका डुअल सिटीजनशिप है? तो देखिए फेडरल कंट्री जैसे यूएसए, स्विट्जरलैंड का है डुअल सिटीजनशिप, याद रखिएगा। और हमारा भारत का कौन सा है? तो यहाँ पर सिंगल सिटीजनशिप है जो कि इंग्लैंड से लिया गया है। तो सिंगल सिटीजनशिप है भारत में, और यूएसए और स्विट्जरलैंड में डुअल सिटीजनशिप है। In which of the form the composite India has been described in the Constitution? बताइए। तो वो है यूनियन ऑफ स्टेट। Which of the following is not a feature of Indian Constitution? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसमें से फीचर कौन नहीं है? देखिए पार्लियामेंट्री है, इंडिपेंडेंस है, फेडरल गवर्नमेंट है इंडिया का, लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। ये कहाँ का है? यूएसए का है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? फेडरल है, क्वासी फेडरल है, यूनिटरी है या प्रेसिडेंशियल है? तो ये क्वासी फेडरल है, ठीक है। ये क्वासी फेडरल इसीलिए क्योंकि देखिए फेडरल स्ट्रक्चर जो होता है वो सेपरेशन होता है सेंटर और स्टेट का, ठीक है, और उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करता है एक दूसरे में। तो कुछ बस एक एक्सेप्शन है जिसमें जब नेशनल इमरजेंसी जब लगाया जाता है तो उस टाइम के वजह से इसको क्वासी फेडरल बोला गया है, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी टाइम के लगने के टाइम के वजह से, क्योंकि उस टाइम जो पावर होता है वो प्रेसिडेंट के हाथ में आ जाता है कुछ चीज़ों के लिए, तो इसीलिए ये क्वासी फेडरल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द inalienable attribute of the parliamentary system of government?
देखिए पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का इनएलिजिबल एट्रीब्यूट क्या है। देखिए पार्लियामेंट्री सिस्टम का जो गवर्नमेंट होता है वो जो रिलेशन होता है उसका एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में होगा, ठीक है। एक पार्लियामेंट्री, जहाँ आपको पार्लियामेंट्री सिस्टम का दिखे तो फ्यूजन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर के बीच में संबंध है इसका होता है इसका। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एम्स एट, बताइए। तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का एम ये है कि ब्रिंगिंग अबाउट सोशलिज्म थ्रू डेमोक्रेटिक मीन्स। Which of the following judgment stated that secularism and federalism are the basic feature of Indian Constitution? तो ये कौन सा केस है वो। तो वो है एसआर बोमाई केस। इसके बारे में आप यूट्यूब पे पढ़ सकते हैं। देखिए जो चारों केस दिया है, चारों केस के बारे में आप थोड़ी डिटेल में जाके यूट्यूब पे पढ़ लीजिएगा। Which of the following element are necessary for a democratic system? बताइए क्या है। एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए क्या चीज़ इम्पोर्टेंट नेसेसरी होता है। तो फ्री एंड अनबायस्ड सिलेक्शन है, ठीक है। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, प्रोटेक्शन ऑफ राइट, तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। द डिक्लेरेशन दैट डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल बाय द पीपुल फॉर द पीपुल वाज मेड बाय। देखिए ये कौन में बनाए थे, कौन बोले थे ये, तो वो बोले थे अब्राहम लिंकन जी। द प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। देखिए जो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट होता है कौन से प्रिंसिपल पर ऑपरेट होता है। देखिए ये तो फेडरल का है, तो सेपरेशन ऑफ पावर पे, ठीक है, जो कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में होता है सेपरेशन ऑफ पावर प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट का, ठीक है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में। ये देखिए इसको याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम में देखिए क्या होता है, सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट्री में देखिए क्या होता है सिस्टम में, तो क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर एंड आल्सो एग्जीक्यूटिव इज अकाउंटेबल टू लेजिस्लेचर, ठीक है। अब फेडरल सिस्टम में क्या होता है कि डिवीजन ऑफ पावर होता है बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, और यूनिटरी में सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में पावर रहता है, ठीक है। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म में क्या है, तो सेपरेशन बिटवीन पावर बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। प्रेसिडेंशियल में क्लोज रिलेशनशिप, इसमें रिलेशनशिप है, इसमें सेपरेशन है, तो इसमें क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। इन अ फेडरल गवर्नमेंट द स्टेट एंजॉय, बताइए। तो सेंट्रल एंजॉय पावर गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि क्या होता है फेडरल गवर्नमेंट में सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ कैबिनेट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज, क्या है मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर। तो वह कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट द प्रेसिडेंट, बताइए प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट किस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि इंडिपेंडेंट रहेगा। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, क्या सेपरेशन बिटवीन जो होता है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में, ठीक है। और उसमें से जो प्रेसिडेंट रहता है वो रहता है एग्जीक्यूटिव हेड, और ये रहता है इंडिपेंडेंट ऑफ लेजिस्लेचर रहता है, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट ऑफ लेजिस्लेचर रहता है। ये प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट जो रहता है इंडिपेंडेंट ऑफ द लेजिस्लेचर रहता है। पर्सन में चेंज बट रूल शुड नॉट चेंज इज द प्रिंसिपल ऑफ,
बताइए किसका प्रिंसिपल है ये? तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का। द कन्वेंशन डेट वंस ए स्पीकर ऑलवेज ए स्पीकर इज फॉलोड बाय। कौन फॉलो करता है ये चीज़ को? तो वो है यूनाइटेड किंगडम। ए फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ फॉर इंडिया वाज फर्स्ट पुट फॉरवर्ड बाय द। बताइए कौन से एक्ट में ये इसको फर्स्ट फॉरवर्ड किया गया था, मतलब रखा गया था? वो एक्ट ऑफ 1935 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड ए डेमोक्रेसी। बताइए कौन सा इसमें डेमोक्रेसी कंसिडर नहीं है? तो कौन सा देश है वो है चाइना। देखिए यूएसए, नॉर्वे, इंडियन जो है ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन एक चाइना जो है ये कम्युनिस्ट कंट्री है जहाँ पावर सेंट्रलाइज वन रूलिंग पार्टी होता है। ठीक है, देखिए याद रखिएगा, चाइना इज कम्युनिस्ट पार्टी वेयर पावर इज सेंट्रलाइज टू वन रूलिंग पार्टी। मतलब उसी का जो वंश होगा बढ़ते जाएगा, उसका बेटा बेटा जो जो होते रहेगा। चाइना में ये नियम है, वहाँ पे जनता डेमोक्रेटिक नहीं है। ए बिग डिफरेंस इज देयर इन बिटवीन प्रिंसिपल एंड बिहेवियर। बताइए एक बिग डिफरेंस क्या है प्रिंसिपल और बिहेवियर में? तो प्रिंसिपल और बिहेवियर देखिए क्या होता है, इसमें हमेशा एक बिग डिफरेंस रहता है प्रिंसिपल बिहेवियर में। पार्लियामेंट्री, ये पहले जान लीजिए, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है। देखिए इन प्रिंसिपल में जो रहता है, प्रिंसिपल में प्रेसिडेंट जो रहता है एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट है, बट रियल जो इसका है ऑल जो जितना भी पावर रहता है वो प्राइम मिनिस्टर के हाथ में रहता है। ठीक है, तो इसीलिए ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ये बिग डिफरेंस यही है प्रिंसिपल और बिहेवियर में। व्हेन वाज फर्स्ट सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूटेड। तो पहला सेंट्रल असेंबली कब कॉन्स्टिट्यूट हुआ था? तो हुआ था 1921 को। हु वाज द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेचर। बताइए सबसे पहला प्रेसिडेंट कौन था सेंट्रल लेजिस्लेचर का? बताइए। ये देखिए, ये तो हमारे जीवी मालवंकर जी जो थे, ये फर्स्ट लोकसभा स्पीकर थे। राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट, तो विट्ठल भाई पटेल होगा। ठीक है, और जो थे ये 2 दिन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के प्रेसिडेंट के लिए नियुक्त किए गए थे, जो कि 9 दिसंबर 1946 को किए गए थे, और फिर 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद जी को नियुक्त किया गया था। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? विट्ठल भाई पटेल। लोकल गवर्नेंस इज द फाउंडेशन ऑफ। बताइए लोकल गवर्नेंस किसका फाउंडेशन है? तो यह है डेमोक्रेसी का। सॉवरेन पार्लियामेंट इज ए कंट्रीब्यूशन ऑफ। कहते हैं सॉवरेन पार्लियामेंट जो है किसका, कौन दिया था, कौन कंट्रीब्यूट किया था? तो वो था इंग्लैंड। देखिए फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन अडॉप्टेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए फंडामेंटल राइट जो है भारत का कौन से देश से लिया गया था? तो वो देश था हमारा अमेरिका। ठीक है, देखिए आगे अभी हम लोग बहुत सारे चीज़ देखेंगे। इन इंडिया सिंगल सिटीजनशिप हैज़ बीन अडॉप्टेड फ्रॉम। तो कहाँ से अडॉप्ट किया गया था सिंगल सिटीजनशिप? तो ये अडॉप्ट किया गया था इंग्लैंड से। ठीक है, द रूल ऑफ लॉ इज द स्पेशलिटी ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग। बताइए द रूल ऑफ लॉ कहाँ से लिया गया था, किसका स्पेशलिटी है ये? रूल ऑफ लॉ का मतलब ये होता है कि जो लॉ होगा वो लॉ सुप्रीम होगा और
इससे बढ़कर कुछ नहीं होगा, लॉ से बढ़कर। तो ये ब्रिटेन लाए थे। फ्रॉम वेयर डिड इंडिया अडॉप्टेड द फेडरल सिस्टम विद द स्ट्रॉन्ग सेंटर। तो कहाँ से अडॉप्ट किया था इंडिया? तो वो अडॉप्ट किया गया था कनाडा से। इंडिया फेडरलिज्म इज क्लोजर टू, देखिए इंडिया फेडरलिज्म जो होता है किसे क्लोजर हम बोला जाता है? तो बोला जाता है कनाडा के। वेयर इज द वर्ड फेडरल यूज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? फेडरल वर्ड हमारे संविधान में कहाँ पे दिया गया है? प्रियम्बल में है, पार्ट 3 में है, आर्टिकल 368 में है, कि कहीं नहीं दिया हुआ है? तो जो फेडरल शब्द है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे नहीं दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ सेंट्रलाइज गवर्नमेंट? बताइए इसमें से कौन सा फीचर नहीं है सेंट्रलाइज गवर्नमेंट का? तो जुडिशियल रिव्यू। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट में डिपेंडेंट स्टेट पे रहेगा, सिंगल गवर्नमेंट रहेगा, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, ठीक है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ द सेम कॉन्स्टिट्यूशन पावर विच डैश हैव। देखिए जो हमारे पास भारत का प्रेसिडेंट है वो सेम कॉन्स्टिट्यूशन पावर है और कहाँ के देश का? तो ब्रिटिश क्राउन का। जो ब्रिटिश क्राउन का भी जो है और जो भारत का प्रेसिडेंट है वो दोनों का सेम पावर है, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर जो है। द सिस्टम ऑफ बजट वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया ड्यूरिंग द वाइसरॉयल्टी ऑफ। बताइए जो बजट का सिस्टम किसके वाइसरॉय में हुआ था? तो वो हुआ था कैनिंग के टाइम। देखिए इंडिया फर्स्ट बजट वाज इंट्रोड्यूस इन 1860 बाय जेम्स विल्सन, ठीक है, जेम्स विल्सन के द्वारा किया गया था। लेकिन पहले वाइसरॉय कौन, उस समय वाइसरॉय कौन थे? उस समय थे लॉर्ड कैनिंग। तो आपसे वाइसरॉय पूछ रहा है, अगर आपसे पूछेगा कौन इंट्रोड्यूस किया था, तो इंट्रोड्यूस किया था हमारा जेम्स विल्सन ने, ठीक है, जेम्स विल्सन। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP हैज़ बीन अडॉप्टेड फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन? बताइए कहाँ से लिया गया है DPSP? तो ये लिया गया हमारे आयरलैंड से, तो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। देखिए और क्या क्या चीज़ लिया गया है, और लिया गया है जो इलेक्शन जो होता है प्रेसिडेंट का वो लिया गया, और नॉमिनेशन जो राज्यसभा में प्रेसिडेंट कर सकता है 12 व्यक्ति को, और लोकसभा में 2 व्यक्ति को, ये नहीं लिया गया है, ठीक है, सिर्फ राज्यसभा वाला लिया गया है। तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन और राज्यसभा में जो 12 सदस्य प्रेसिडेंट मनोनीत कर सकता है, तो वो लिया गया है हमारे कहाँ से? आयरलैंड से। तो याद रखिएगा ये 3 चीज़, DPSP, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और राज्यसभा के मेंबर को चुनने का, ये आयरलैंड से लिया गया है। फ्रॉम विच ऑफ द फ्लोइंग नेशन वी हैव टेकन द प्रोविजन ऑफ जुडिशियल रिव्यू? देखिए जुडिशियल रिव्यू कहाँ से लिया गया है? देखिए जुडिशियल रिव्यू हो गया, फंडामेंटल राइट्स हो गया, प्रेसिडेंट को हटाने का हो गया, चाहे जज जो है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के हटाने का हो गया, ये सारा का सारा जो है ये USA से लिया गया है। द इम्पीचमेंट प्रो, देखिए यहाँ पे दिखेगा, द इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अडॉप्टेड फ्रॉम। तो कहाँ से लिया गया है? प्रेसिडेंट पे महाभियोग चलाने का मुकदमा, मतलब हटाने का, तो ये लिया गया है USA से। ये देखिए क्या क्या चीज़ लिया गया है USA से, ये सब आपको बहुत अच्छे से याद रहना चाहिए। तो जो लिया गया है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, प्रेसिडेंस जो होता है वो एग्जीक्यूटिव हेड होगा, फंडामेंटल राइट, जुडिशियल रिव्यू, प्रीएम्बल, देखिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीएम्बल, वो USA से लिया गया है, ये एग्जाम में बार बार पूछता है। रिमूवल ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एंड वाइस प्रेसिडेंट एज एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, जो कि अभी वेंकैया नायडू हैं। तो ये जो राज्यसभा में जो मतलब जो रहेगा तो वो वाइस प्रेसिडेंट ही रहेगा, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। तो कहाँ से लिया गया? ये भी USA से लिया गया है। तो ये चीज़ अच्छे से याद रखिएगा कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, प्रेसिडेंट एज एग्जीक्यूटिव हेड, फंडामेंटल राइट, जुडिशियल रिव्यू, प्रीएम्बल, रिमूवल ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ राज्यसभा, ये सब का सब USA से लिया गया है। फ्रॉम वेयर वी हैव बोरो द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट?
यह कहाँ से लिया गया है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने कहाँ से ख़रीदा है? तो वो ख़रीदा है ब्रिटेन से, मतलब अडॉप्ट किया है उससे। द एजप्शन ऑफ कंकरेंट लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम। देखिए कंकरेंट लिस्ट जो है यह कहाँ से लिया गया है? देखिए हमारे संविधान के 7वें अनुसूची में 3 लिस्ट के बारे में नियुक्त बताया गया है, जो कि स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट है। तो उसी में से ये लिस्ट पूछ रहा है कि ये कहाँ से लिया गया है। तो ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। तो देखिए हमारे 7वें शेड्यूल में 3 लिस्ट है जो जिस पे डिवाइड है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। देखिए प्रॉपर स्लोगन ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन का पॉपुलर स्लोगन क्या था? तो वो था लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। देखिए ये सब को ऑप्शन में ज़रूरी नहीं है, ये सब आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा, तब आपको अच्छे समझ में आएगा। तो क्या है स्लोगन? लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिटरी एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस? बताइए कौन सा है? तो सबको पता है, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। तो यूनिटरी भी रहे और प्रेसिडेंशियल सिस्टम रहे, तो वो है यूएसए। ठीक है, नहीं सॉरी, यूएसए नहीं है, ये फ्रांस होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल, ये पूछ रहा है, एग्जाम्पल पूछ रहा है ना, यूनिटरी। ठीक है, यूनिटरी एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट्स, तो ये हमारा फ्रांस है। और जो ब्रिटेन है ये एग्जाम्पल है यूनिटरी एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। और इंडिया, यूएसए एंड कनाडा ऑल आर फेडरेशन। ये देखिए इंडिया, यूएसए और कनाडा जो है ये ऑल आर फेडरेशन कंट्री है। यहाँ पे पूछ रहा है क्या? यूनिटरी, तो यूनिटरी तो नहीं, ये फेडरेशन कंट्री है। तो यूनिटरी एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम गवर्नमेंट्स कौन है? तो फ्रांस। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हैज पास द इन्वायरमेंट बिल इन। देखिए पार्लियामेंट कब पास किया था इन्वायरमेंट बिल को? पास किया गया था 1986 में। व्हाट टाइप ऑफ डेमोक्रेसी डू वी फॉलो इन इंडिया? बताइए कौन से टाइप का डेमोक्रेसी हम लोग फॉलो करते हैं इंडिया में? डायरेक्ट, प्रेसिडेंशियल, रिप्रेजेंटेटिव या डिक्टेटरशिप? तो यहाँ जो है रिप्रेजेंटेटिव है। देखिए डेमोक्रेसी जो है बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। ठीक है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी में वो होता है जो पीपुल डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर सकते हैं किसी भी पॉलिसी में, लेकिन इनडायरेक्ट जो होता है वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होता है, जो कि वो सिर्फ और सिर्फ जनता के इलेक्शन के, जो जनता इलेक्ट करता है तो वो वही होता है। ठीक है, तो इसीलिए हमारा जो इंडिया है वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट ओरिजिनेटेड इन। देखिए सबसे पहला देश तो लागू करने वाला वो था। देखिए सबसे पहले तो लागू कौन किया था? यूएसए। लेकिन यहाँ पूछ रहा है क्या? द कॉन्सेप्ट। तो उसका कॉन्सेप्ट कौन लाया था? तो इसका कॉन्सेप्ट लाने वाला था कौन? ब्रिटेन। ये चीज़ आप अच्छे से याद रखिएगा। इसका कॉन्सेप्ट कौन लाया था? ब्रिटेन लाया था, जो कि 1215 में ही इसका कॉन्सेप्ट लाया गया था। इसके बारे में सोचा गया था। जो ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन है कैसा है? अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, और इंग्लैंड पार्लियामेंट को क्या बोला जाता है? मदर ऑफ पार्लियामेंट ही बोला जाता है, ये याद रखिएगा। कैबिनेट सिस्टम एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। किसका है ये? तो ये है ब्रिटेन का। वेयर डू वी फाइंड द आइडियल ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी इन द कॉन्स्टिट्यूशन? कहाँ पे हमें मिलेगा? तो वो मिलेगा हमारे प्रियम्बल में, जो कि यूएसए से लोगों ने खरीदा है। और इसमें आइडियल में क्या इसमें मेंशन किया गया है? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। द मेथड ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन बाय पॉपुलर वीटो इज फाउंड इन। ये देखिए पॉपुलर वीटो का जो है कि हम इसको अमेंड कर सकते हैं, तो कौन से किसके संविधान से लिया गया है? ये देखिए ये लिया गया है स्विट्जरलैंड से। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी शो दैट इंडिया इज अ कंट्री विच इज।
बताइए। देखिए, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी जो होता है, इसका मतलब होता है एवरी सिटीजन हु एज एन एडल्ट हैज़ द राइट टू वोट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है, यहाँ तो एडल्ट है तो मतलब सबको अधिकार है वोट करने का, किसी भी भेदभाव के, मतलब विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो क्या है, तो ये डेमोक्रेटिक कंट्री शो करता है, जैसे भारत है हमारा। नेम ऑफ द कंट्री फ्रॉम विच द कॉन्स्टिट्यूशन फीचर ऑफ प्रोसीड्योर फॉर अमेंडमेंट वाज बोरो बाय इंडिया। देखिए जो संविधान संशोधन जो होता है हमारे संविधान में, देखिए सबसे पहला अमेंडमेंट जो हुआ था वो 1951 में हुआ था, जिसमें जो कि हमारे संविधान में टोटल 8 शेड्यूल थे, जो कि 9वां शेड्यूल जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि ये अमेंडमेंट का जो प्रक्रिया है कौन से देश से लिया गया है, तो ये लिए दिया गया है साउथ अफ्रीका के देश से। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड द फ्यूचर द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। बताइए। देखिए, यूएसए जो था वो फर्स्ट कंट्री था रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये कहाँ से बोरो किया गया है, तो यूएसए से। द फ्रेज इक्वलिटी बिफोर लॉ यूज्ड इन आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम, तो कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है ब्रिटेन से। द वेस्टमिंस्टर पार्लियामेंट्री सिस्टम वाज डेवलप्ड इन, बताइए, द वेस्टमिंस्टर पार्लियामेंट्री सिस्टम कहाँ पर डेवलप है, तो ये यूके में। देखिए वेस्टमिंस्टर जो है ये एक लोकेशन है। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग एक्ट सजेस्टेड द पोस्ट ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग, तो कौन से एक्ट में ये सजेस्ट किया गया था कि कैग होना चाहिए, तो वो था एक्ट ऑफ 1919 में। विच ऑफ द फ्लोइंग प्रपोज द सजेशन फॉर ए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फर्स्ट इन 1935। देखिए कौन सजेस्ट किए थे, तो वो सजेस्ट किए थे एम.एन. रॉय। हु प्रेसिडेड ओवर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। देखिए फर्स्ट मीटिंग में पूछ रहा है कि कौन प्रेसिडेंट बने थे फर्स्ट मीटिंग में। ठीक है, तो 2 दिन के लिए बने थे, मैंने बताया था 9 दिसंबर 1946 को ये बने थे, फिर 11 दिसंबर से राजेंद्र प्रसाद जी बन चुके थे। तो सच्चिदानंद सिन्हा ये 2 दिन के लिए बने थे फर्स्ट मीटिंग। देखिए फर्स्ट मीटिंग। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया। देखिए चेयरमैन कौन था, देखिए ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि चेयरमैन थे और पहला प्रेसिडेंट भी थे। ठीक है, तो चेयरमैन कौन थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, तो वो राजेंद्र प्रसाद जी थे। हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एट द टाइम ऑफ ड्राफ्टिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन। बताइए। क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक लग रहा है, इसको स्किप कर दीजिए, मैं इसका बता दूंगा कमेंट सेक्शन में। वहाँ एडवाइज़र होगा यहाँ पे, एडवाइज़र होगा यहाँ पे। ठीक है, एडवाइज़र होगा जो एडवाइस किया था कि, ठीक है, तो वो बी.एन. रॉय जी थे एडवाइज़र, एडवाइज़र ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ठीक है, वाज द कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पर छूट गया है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र कौन थे, एडवाइज़र कौन थे, तो बी.एन. रॉय जी थे।
हु इज़ कंसिडर एज द मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो सबको पता है कौन थे मेकर हमारे, तो वो थे हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, जो कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है इन्हें। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बताइए ड्राफ्टिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूशन इसमें से कौन नहीं थे। तो देखिए ये 7 लोगों का ग्रुप था, 7 मेंबर थे इसमें, जिसमें से मुंशी जी थे, ठीक है, अलादी कृष्ण स्वामी थे, ये भी थे, भीमराव अंबेडकर जी भी थे, उसके बाद BL मित्तर थे, उसके बाद सदउल्ला थे, खैतान थे, ठीक है, उसमें राजेंद्र प्रसाद ये नहीं थे, ये तो चेयरमैन थे। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो इसमें से मेंबर कौन नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, आचार्य JV कृपलानी थे, KM मुंशी थे, जयप्रकाश नारायण जो थे ये नहीं थे, ठीक है। ये देखिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कंसिस्टेड 389 मेंबर इनिशियली एंड 299 आफ्टर पार्टीशन ऑफ इंडिया। देखिए पहले जब पार्टीशन नहीं हुआ था तो 389 मेंबर थे, लेकिन पार्टीशन के बाद 299 मेंबर रहे थे। हाउ मेनी मेंबर वेयर देयर इन इंटरिम पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। देखिए हाउ मेनी मेंबर थे इंटरिम पार्लियामेंट, ठीक है, तो 296 मेंबर थे। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। देखिए यहाँ चेयरमैन पूछ रहा है फंडामेंटल राइट का, फंडामेंटल राइट सब कमेटी, तो कौन थे चेयरमैन, तो वो थे हमारे JV कृपलानी जी, जो कि स्वतंत्र भारत के और 1947 और 1948 में ये प्रेसिडेंट रह चुके हैं कांग्रेस के। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज मूव इन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बाय। देखिए कौन मूव किया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, तो मूव किए थे जवाहरलाल नेहरू जी। द नेशनल एंथम वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ। देखिए नेशनल एंथम कब अपनाया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, अडॉप्टेड, बताइए कब अपनाया गया था, तो अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। हु डिस्क्राइब कॉन्स्टिट्यूशन एज ऑफ इंडिया एज क्वासी फेडरल। देखिए कौन डिस्क्राइब किया था इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है क्वासी फेडरल है, तो ये डिस्क्राइब किए थे KC वेयरे। देखिए इमरजेंसी प्रोविजन ऑफ इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम। ये कब लिया गया था, ये तो लिया तो गया था ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, लेकिन जो इमरजेंसी का जो प्रोविज़न है ये कौन से देश से खरीदा गया था, तो ये खरीदा गया था जर्मनी से, ठीक है, जर्मनी से इमरजेंसी का प्रोविज़न हम लोग लिए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्क्राइब एज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बताइए सोल कौन सा होगा, कॉन्स्टिट्यूशन का सोल किसे कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन का आत्मा, फंडामेंटल राइट को, DPSP को, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को, प्रियम्बल को, तो ये कहा जाता है प्रियम्बल को। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म डिस्क्राइब फॉर इंडिया इन प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए इसको ही आपको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा, तो ये सॉवरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, ठीक है, ये प्रियम्बल जो है डिस्क्राइब करता है। प्रियम्बल डिस्क्राइब क्या करता है, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, क्या डिसाइड करता है, प्रियम्बल डिसाइड करता है कि नेचर हमारे इंडियन स्टेट का क्या है, बस ये है एक सिंपल सा बात। तो ये तो क्या होगा, तो सॉवरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। व्हाट इज पॉपुलर सोवेरेनिटी। पॉपुलर सोवेरेनिटी ये होगा, तो क्या होगा, डोमिनेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपुल। द फर्स्ट कंट्री विच अडॉप्टेड प्रियम्बल फॉर इट्स रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन था पहला कंट्री, तो जहाँ से हम लोग लिए हैं, कहाँ से लिए हैं, USA से, तो वही ना इसको करेगा, तो USA। हाउ मेनी टाइम्स हैज़ द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बीन अमेंडमेंट।
तो प्रियम्बल जो है एक बार अमेंडमेंट किया गया है इसको, बस एक बार, वो भी 42nd अमेंडमेंट में जिस वक्त सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड जोड़ा गया था इसमें। देखिए, प्रियम्बल वाज अमेंडमेंट ओनली वंस इन 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, वर्ड सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी वर एडेड इनटू द प्रियम्बल। On in which amendment the words socialist, secular and unity and integrity of the nation were added to the preamble of constitution। बताइए कौन से अमेंडमेंट में जोड़ा गया था? तो जोड़ा गया था 42nd अमेंडमेंट 1976। Which of the following is not mentioned in the preamble of our constitution? तो बताइए इसमें से कौन सा मेंशन नहीं है? एडल्ट सफरेज देखिए मेंशन नहीं है। देखिए जस्टिस, फर्टर्निटी, इक्वल ऑफ डिग्निटी, ये सब मेंशन है, लेकिन एडल्ट सफरेज नहीं है। आर्टिकल देखिए, आर्टिकल 326 क्या बोलता है? राइट टू वोट। देखिए इसको याद रखिएगा, आर्टिकल 326 जो है ये राइट टू वोट का अधिकार देता है हमें। द फिलॉसफी एंड वैल्यू ऑफ द मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर रिफ्लेक्टेड इन। देखिए द फिलॉसफी एंड वैल्यू ऑफ द मेकर कहाँ पे रिफ्लेक्टेड होगा ये? तो ये हमारा द प्रियम्बल में। फॉर विच वन ऑफ द फ्लोइंग जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया केस इज कंसिडर्ड एज ए लैंडमार्क। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एज डिफाइंड इन द प्रियम्बल कैन नॉट बी चेंज। Indian Constitution not only imagine that the democratic form of government but also imagine a democratic society because its ideology consists of। देखिए इसको जो आइडियोलॉजी है वो क्या है? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। ये सब आपको ऑप्शन से नहीं याद करना है, ये सब आपको डायरेक्ट याद रहना चाहिए। अब क्या पूछ रहा है? ऑर्डर पूछ रहा है कि हम लोग प्रियम्बल में किस ऑर्डर में देखते हैं। तो देखिए ऑर्डर क्या रहेगा? सॉवरेन पहले आएगा, सोशलिस्ट, फिर उसके बाद फिर सेकुलर, फिर डेमोक्रेटिक, फिर रिपब्लिक। देखिए लास्ट में रिपब्लिक आता है, तो ये सही ऑर्डर है, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। द टर्म वी इन प्रियम्बल मीन्स, वी क्या रिप्रेजेंट करता है? तो रिप्रेजेंट करता है ये द पीपुल ऑफ इंडिया। Where is the objective of social justice articulated in constitution? बताइए सोशल जस्टिस कहाँ पे दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? वो दिया गया है प्रियम्बल में। Which of the following attribute in the preamble state that no one should treat a fellow citizen as inferior? बताइए तो क्या होगा? फ्रेटर्निटी। A secular state is one which, तो वो क्या होता है? तो हैज़ नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन। ठीक है। What is meant when the constitution declare India secular state? बताइए। तो the state regards religious as a private affair of the citizen and does not discriminate on the basis. Who proposed the preamble before the drafting committee of the constitution? तो कौन लाए थे प्रियम्बल को? तो वो लाए थे जवाहरलाल नेहरू जी, जो कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो पास किए थे उसी में 13 दिसंबर 1946 में ये प्रियम्बल को घोषणा किए थे ये। What was exact constitutional position of Indian Republic when the constitution was brought into force with effect from 26 जनवरी 1950? बताइए 26 जनवरी 1950 का पूछ रहा है। देखिए सोशलिस्ट और सेकुलर तो 1976 में ऐड किया गया था ना, तो सोशलिस्ट सेकुलर वाला तो होगा नहीं, तो क्या है? तो सोवरेन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को ये चीज़ लागू हो रहा था। Which of the following term is not used in the preamble of the constitution?
ये कौन सा नहीं है इसमें, तो यूनियन आपको नहीं दिखेगा। सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये सब आपको दिखेगा। इंडिया इज रिपब्लिक बिकॉज, बताओ। इंडिया इज रिपब्लिक बिकॉज द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड फॉर अ डिफिनिट पीरियड। ठीक है, जो हेड होगा स्टेट का वो इलेक्टेड रहेगा डिफिनिट पीरियड तक। लिबरलिज्म इज ए सिंबल ऑफ, क्या है सिंबल, तो फ्रीडम ऑफ सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एक्सेप्ट। लिबरलिज्म का सिंबल यही है, फ्रीडम ऑफ सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एक्सेप्ट। हाउ मैनी शेड्यूल आर देयर इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कितने शेड्यूल है हमारे भारत में, तो टोटल 12 शेड्यूल है। द टोटल नंबर ऑफ लैंग्वेज इन 8 शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर, देखिए सबसे पहला 8वें अनुसूची में 8वें शेड्यूल में लैंग्वेज के बारे में जिक्र है, तो कितने लैंग्वेज हैं उसमें, तो लैंग्वेज है टोटल 22। विच ऑफ द फ्लोइंग लैंग्वेज इज नॉट मेंशन इन 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए कौन सा लैंग्वेज है जो हमारे 8वें अनुसूची में मेंशन नहीं किया गया है, तो वह है इंग्लिश। इंग्लिश जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के में नहीं लिया गया है। विच ऑफ द फ्लोइंग लैंग्वेज एडेड इन 8th शेड्यूल लेटर, देखिए इसको आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। देखिए ओरिजिनली जब शेड्यूल बन के तैयार हुआ था तो उस समय 8th शेड्यूल में 14 लैंग्वेज थे। ठीक है, फिर धीरे धीरे सबसे पहला जो है 21st अमेंडमेंट को सिंधी को जोड़ा गया, सिंधी लैंग्वेज को। ठीक है, फिर 71 अमेंडमेंट में कोंकणी, मणिपुर और नेपाली को जोड़ा गया। ठीक है, और फिर 92 अमेंडमेंट में बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली को जोड़ा गया। देखिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको याद रहना चाहिए अच्छे तरीके से, इसीलिए मैंने ये लिखा है अच्छे से कि हमारा जब संविधान बना था तो उस समय हमारे 8वें शेड्यूल में सिर्फ 14 लैंग्वेज थे, लेकिन धीरे धीरे लैंग्वेज बढ़ते गई, तो हमारे सबसे पहले जो जोड़ा गया था तो वो 21st अमेंडमेंट में जोड़ा गया था सिंधी को, फिर 71st अमेंडमेंट में जोड़ा गया था कोंकणी, मणिपुर और नेपाली को, और 92 अमेंडमेंट एक्ट में जोड़ा गया था बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली लैंग्वेज को। विच ऑफ दिस इज़ नॉट ए लैंग्वेज इन इंडिया, तो ये इंडिया में इसमें से कौन सी लैंग्वेज नहीं है, तो सिख नहीं है। सिख क्या होता है, सिख लैंग्वेज नहीं है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट द नेम ऑफ स्टेट एंड स्पेसिफिक देयर टेरिटरी, देखिए कौन सा शेड्यूल हमें बताता है ये स्टेट के बारे में। देखिए इसका एक ट्रिक है, एसपी की शपथ लेकर राज्यसभा प्रतिनिधि अनुसूचित क्षेत्र 5 देखने चल दिए, वहाँ जनजाति की शक्ति और भाषा देख दल बदलना भूल गया। और 11वां और 12वां क्या है, पंचायत और नगर पालिका। 11वां शेड्यूल पंचायत और 12वां नगर पालिका। तो इसमें पूछ रहा है एसपी की शपथ लेकर, तो एस मतलब स्टेट पहला शेड्यूल, पी मतलब पैसा सेकंड शेड्यूल, थर्ड शपथ तो ओथ ये थर्ड शेड्यूल में आता है। तो एसपी की शपथ लेकर राज्यसभा प्रतिनिधि, तो अनुसूचित तो आर्टिकल 4 में राज्यसभा के जो सीट का होता है बंटवारा वो होता है। तो इसमें यहाँ से पूछ रहा है स्टेट के बारे में, तो ये फर्स्ट शेड्यूल में आता है। This schedule of Constitution of India contain special provision for the administration and control of scheduled area in several state, बताइए। देखिए अनुसूचित क्षेत्र 5 देखने चल दिए। ठीक है, अनुसूचित क्षेत्र 5, तो अनुसूचित क्षेत्र 5 मतलब आर्टिकल 5, तो अनुसूचित क्षेत्र 5 मतलब शेड्यूल 5, आर्टिकल नहीं शेड्यूल 5, तो ये 5वां में होगा। ये शेड्यूल एरिया का बात कर रहे हैं ना। द 9th शेड्यूल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडेड बाय, देखिए 9वां जो शेड्यूल था वो भारत में फर्स्ट अमेंडमेंट किया गया था, जो कि 1951 में किया गया था, तब ऐड किया गया। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा अच्छे से। विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल कंटेन स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्राइबल एरिया इन द 4th नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम।
तो ये कौन सा शेड्यूल में ये बोला गया है? तो वो शेड्यूल है हमारा 6th शेड्यूल में। किस कौन कौन सा राज्य है इसको याद रखिएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है। इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन इकोनॉमिक प्लानिंग इज इन। देखिए वो जो अब 3 लिस्ट होता है, अब उसमें से पूछ रहा है कि जो इकोनॉमिक प्लानिंग होता है वो कौन से लिस्ट में रखा जाता है। देखिए इकोनॉमिक प्लानिंग और सोशल प्लानिंग ये जितना भी होगा ये कंकरेंट लिस्ट में रखा जाता है। ठीक है, जो कि हमारे ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था, जो कि ये तीनों 7वें शेड्यूल में है, इसके बारे में जिक्र किया गया है। तो अब ये लिस्ट पूछ रहा है कि कौन किस में आता है। तो इकोनॉमिक प्लानिंग और सोशल प्लानिंग ये कंकरेंट लिस्ट में आता है। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज इन कंकरेंट लिस्ट, बताना है कि कंकरेंट लिस्ट में कौन सा टर्म आता है। तो देखिए लेबर यूनियन जो है कंकरेंट लिस्ट में आता है। देखिए इंटर स्टेट रिवर यूनियन लिस्ट में आया होगा, सिटीजनशिप यूनियन लिस्ट में, लोकल गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट में आता है। देख लीजिए सब बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा का सारा याद करना। भी आगे ऐसा क्वेश्चन आपको भी देखने को मिलेगा, उसको सब याद करना पड़ेगा। लेबर यूनियन ये कंकरेंट लिस्ट के पार्ट में आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट आर नॉट इंक्लूडेड इन कंकरेंट लिस्ट ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन, बताइए इसमें से कौन सा है जो कंकरेंट लिस्ट में लिस्ट में नहीं है। तो देखिए लेबर यूनियन है, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड्स ये भी होता है, फॉरेस्ट भी है। देखिए तो शेयर मार्केट एंड फ्यूचर मार्केट है, ये यूनियन लिस्ट में आता है। ठीक है, देखिए मैंने सब क्या आगे लिख दिया है कौन क्या है, तो आपको अच्छे से याद रहे। शेयर मार्केट फ्यूचर मार्केट जो यूनियन लिस्ट का है, लेबर यूनियन, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड एनिमल बर्ड्स और फॉरेस्ट ये कंकरेंट लिस्ट में आता है। विच ऑफ द फ्लोइंग सब्जेक्ट इज इन स्टेट लिस्ट, बताइए इसमें से स्टेट लिस्ट में अब कौन आएगा। तो स्टेट लिस्ट में आता है एग्रीकल्चर। देखिए क्रिमिनल लॉ कंकरेंट लिस्ट में आता है। एजुकेशन करके देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये वाला एजुकेशन, तो ये कौन से लिस्ट में आता है, ये यूनियन लिस्ट में नहीं आता है, ये कंकरेंट लिस्ट में आता है। ठीक है, कंकरेंट लिस्ट में। और डिफेंस जो है ये यूनियन लिस्ट में है। विच ऑफ द फ्लोइंग सब्जेक्ट इज नॉट एन इन यूनियन लिस्ट, बताइए इसमें से यूनियन लिस्ट में कौन नहीं है। तो देखिए लेबर यूनियन यह होता है। ठीक है, देखिए यूनियन लिस्ट पूछ रहा है ना, तो ये तो लेबर यूनियन तो होता है कंकरेंट लिस्ट में, तो ये हो जाएगा। देखिए कौन कौन सी यूनियन लिस्ट में होता है, तो सेंसेस, बैंकिंग और फॉरेन डेप्ट। देखिए सेंसेस जो होता है, बैंकिंग जो होता है, ये सारा का सारा यूनियन लिस्ट में आता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हम लोगों ने देखा लेबर यूनियन किस में आता है, कंकरेंट लिस्ट में। तो सेंसेस, बैंकिंग और फॉरेन डेप्ट ये हमारा सब यूनियन लिस्ट में आएगा। 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ, क्या डील करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट। ठीक है, इसको याद रखिएगा। एंटी डिफेक्शन एक्ट इन विच शेड्यूल, देखिए एंटी डिफेक्शन एक्ट कौन से शेड्यूल में है, दल बदल कानून, तो ये हमारा 10th शेड्यूल में है। विच शेड्यूल कंटेन प्रोविजन रिगार्डिंग एलोकेशन ऑफ सीट इन राज्यसभा, देखिए एसपी की शपथ लेकर राज्यसभा प्रतिनिधि, तो राज्यसभा 4 नंबर पे आया, तो 4th शेड्यूल पे। विच आइटम ऑफ आउट ऑफ द फ्लोइंग इज कंटेंट इन द कंकरेंट लिस्ट, देखिए कंकरेंट लिस्ट में कौन सा आइटम आएगा। देखिए एग्रीकल्चर, टोल और मार्केट एंड फेयर ये सारा स्टेट लिस्ट का है। तो ट्रेड यूनियन जो है ये हमारा कंकरेंट लिस्ट का है। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। द सिविल अफेयर लाइक मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस एक्सेट्रा विच हैज़ बीन ऑथराइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू मेक लीगल लॉ, तो देखिए ये सारा का सारा किस चीज़ में आता है, ये आता है सेंटर एंड स्टेट बाय द कंकरेंट लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए जितना भी अब सिविल अफेयर होगा, मैरिज होगा, डिवोर्स होगा, ये सारा का सारा आएगा कंकरेंट लिस्ट में हमारे। ठीक है, किसमें, कंकरेंट लिस्ट में आएगा। ऑल लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट आर मेंशन इन 3 लिस्ट, यूनियन लिस्ट, concurrent list and state list. Any subject is not mentioned in all 3 lists, then law on that particular subject can be framed by, देखिए
पढ़ के तो आप क्वेश्चन समझ ही गए होंगे कि अगर ये तीनों में अगर ना दिया हो तो फिर तो उसका जो सब्जेक्ट होगा कौन फ्रेम्ड करेगा? तो सिंपल सा बात है, पार्लियामेंट करेगा। और ये किस में फिर जाएगा? ये जाएगा रेसिड्यूरी लिस्ट में। देखिए, द मीनिंग ऑफ रेसिड्यूरी पावर इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज, क्या है रेसिड्यूरी पावर का? तो इसका यही मतलब है कि द पावर विच आर नॉट इंक्लूडेड इन यूनियन स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट, जो पावर यूनियन कंकरेंट और स्टेट लिस्ट में शामिल नहीं होगा वो किस में होगा? रेसिड्यूरी पावर में होगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ हाउ मेनी पार्ट्स? तो कितने पार्ट्स हैं? देखिए, टोटल 12 शेड्यूल हैं, 22 पार्ट्स हैं और 395 आर्टिकल हैं। लेकिन अभी के हाल में ये 410 प्लस आर्टिकल हो चुका है। तो कितने पार्ट्स हैं? तो 22 पार्ट्स हैं। इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिटेल ऑफ सिटीजनशिप आर मेंशन्ड? तो कौन से पार्ट में सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है? तो है आर्टिकल 5 से 11 के बीच में, तो हमारे पार्ट 2 में। फंडामेंटल राइट्स कौन से पार्ट में है? देखिए, फंडामेंटल राइट्स है पार्ट 3 में, पार्ट 4 में डीपीएसपी, पार्ट 2 में सिटीजनशिप। देखिए, पार्ट 4 में कौन सा है? तो डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। देखिए, इसको अच्छे से याद रख लीजिए कि पार्ट 4A, देखिए 4 में तो है डीपीएसपी, लेकिन 4A में क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज़। कितने फंडामेंटल ड्यूटीज़ है हमारे? 11। फिर पार्ट 8 में कौन सा है? द यूनियन टेरेटरी के बारे में। पार्ट 9 में द पंचायत, और पार्ट 9A में म्यूनसिपालिटी में। ठीक है, याद रखिएगा इसको अच्छे तरीके से, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये, कि पार्ट 8 में यूनियन टेरेटरी, पार्ट 9 में क्या है? पंचायत, पार्ट 9A में म्यूनसिपालिटी। देखिए, पार्ट 9 जो है और पार्ट 9A ये पंचायत और म्यूनसिपालिटी से रिलेट करता है। और ये इसको कब जोड़ा गया था? तो ये 73वें अमेंडमेंट और 74वें अमेंडमेंट में। 73वें अमेंडमेंट में पंचायत को जोड़ा गया और 74वें अमेंडमेंट में म्यूनसिपालिटी को। तो ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए ये सब लिखा गया है, तो आप इसको याद कीजिएगा अच्छे से। टैक्सेस ऑन लैंड एंड बिल्डिंग इज लिस्टेड इन द, बताइए, जो बिल्डिंग और लैंड पे जो टैक्स लगता है ये कौन से लिस्ट में रहता है? ये तो ये स्टेट लिस्ट में है। ठीक है, टैक्सेस ऑन लैंड एंड बिल्डिंग इज लिस्टेड इन द स्टेट लिस्ट। बैटिंग एंड गैम्बलिंग, ये बताइए कहाँ पे होगा ये? देखिए, बैटिंग एंड गैम्बलिंग भी जो होगा ये हमारा स्टेट लिस्ट में आएगा। प्रिवेंशन ऑफ क्रूरटी टू एनिमल इज लिस्टेड इन द, देखिए, प्रिवेंशन ऑफ क्रूरटी टू एनिमल कहाँ पे है? ये कौन सी लिस्ट में आएगा ये? तो ये कंकरेंट लिस्ट में। जितना भी एनिमल फॉरेस्ट से रिलेटेड वो कंकरेंट लिस्ट में ही आता है। डैश मैक लॉ ऑन मैटर इंक्लूडेड यूनियन लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। देखिए, तो ये रूल कौन बनाता है? यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट का। स्टेट लिस्ट का तो रूल तो स्टेट वाले बनाएंगे, तो कौन बनाता है? तो ये बनाता है लोकसभा। पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग इज लिस्टेड इन द, बताइए, पॉपुलेशन कंट्रोल। देखिए, सेंसस जो होगा ये यूनियन लिस्ट में आता है, लेकिन पॉपुलेशन कंट्रोल और फैमिली प्लानिंग जो है ये हमारा कंकरेंट लिस्ट में आता है। देख रहे हैं कंकरेंट लिस्ट में कितना सारा चीज़ है, लेकिन ये तीनों में से सबसे ज़्यादा पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा लिस्ट यूनियन लिस्ट में है, जो कि 100 के आसपास उसमें रखा गया है। सीबीआई कौन से लिस्ट में आता है? तो सबको पता होगा ये हमारे यूनियन लिस्ट में आएगा। बैंक करप्सी एंड इंसॉल्वेंसी इज लिस्टेड इन द, देखिए, बैंक करप्सी जो होगा और ये सारा चीज़ किस में आएगा? ये आएगा कंकरेंट में। ठीक है, और आरबीआई जो होगा ये यूनियन में आएगा। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। देखिए, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन, देखिए इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही सब लिए हैं जो आपको याद रहना ही चाहिए ये सब चीज़। तो पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन और हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरीज कौन से लिस्ट में आएगा? तो ये आएगा हमारा स्टेट लिस्ट में। ठीक है, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन
और जितना भी हो गया, जैसे प्रिजन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, मतलब दारू का हो गया, ये सब जितना भी है, टैक्स ऑन बिल्डिंग हो गया, ये सारा का सारा स्टेट में आता है। अंडर आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ डिक्लेयर दैट भारत मीन्स इंडिया शैल बी, मतलब भारत मीन्स क्या बोल रहा है, इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। आर्टिकल 1 हमें ये बोलता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ स्टेट, बताइए इसमें से स्टेट का एलिमेंट कौन नहीं दिख रहा है आपको? तो आर्मी स्टेट का एलिमेंट नहीं है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द स्टेट, तो एसेंशियल एलिमेंट कौन है स्टेट का? तो सारा का सारा होगा, ऑल ऑफ दिस। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ स्टेट, तो इसमें से कौन सा नहीं है? तो पॉपुलेशन होता है, सोवरेनिटी होगा, टेरिटरी होगा, तो एडमिनिस्ट्रेशन जो होगा ये नहीं होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अंडर द स्टेट, ओनली एक्सटर्नल सोवरेनिटी या ओनली इंटरनल सोवरेनिटी या बोथ या नाइदर, तो क्या होगा हमारा? बोथ, ये दोनों होगा। हमारे स्टेट के अंदर ये दोनों चीज़ होगा, इंटरनल और एक्सटर्नल सोवरेनिटी दोनों। द स्टेट ऑपरेट थ्रू, तो स्टेट कैसे ऑपरेट करेगा? तो गवर्नमेंट के थ्रू। हु एडमिट्स ए न्यू स्टेट टू द यूनियन ऑफ इंडिया, बताइए। तो वेरी इजी क्वेश्चन, पार्लियामेंट के अंदर ही हम लोग स्टेट बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं, बाउंड्री बढ़ा सकते हैं, इसको अंदर ला सकते हैं, सारा चीज़ पार्लियामेंट के अंदर ही होगा, ठीक है। इंडियन पार्लियामेंट कैन रीनेम और डिफाइन द बाउंड्री ऑफ स्टेट बाय, बताइए सिंपल मेजोरिटी से या एब्सोल्यूट मेजोरिटी से या 2/3 बाय मेजोरिटी, तो एक सिंपल मेजोरिटी से हम लोग रीनेम या रिडिफाइन कर सकते हैं हमारे स्टेट की बाउंड्री को। विच स्टेट इंजॉय द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट ऑफ इंडिया, बताइए कौन सा ऐसा पहला राज्य है? तो पहला राज्य हुआ आंध्र प्रदेश। इन विच ईयर वेयर द इंडियन स्टेट रीऑर्गेनाइज ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस, तो कौन से साल हुआ था? मतलब भाषा के आधार पर रखा जाने वाला राज्य, तो 1956 में। सबसे पहला कौन था? आंध्र प्रदेश। द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन इन 1956 क्रिएटेड, तो कितने स्टेट और कितने यूनियन टेरिटरी क्रिएट किया गया था 1956 में? तो 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी। द यूनिफिकेशन ऑफ कर्नाटक वाज अचीव इन, कब अचीव हुआ था? तो हुआ था 1956 को। विच कमीशन मेड द रिकमेंडेशन विच फॉर्म द बेसिस फॉर द पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट विच क्रिएटेड द स्टेट पंजाब एंड हरियाणा, ये समझ तो गए होंगे आप क्वेश्चन पढ़ के। तो कौन सा कमीशन ये रिकमेंड किया था, बताइए? तो कमीशन था शाह कमीशन। सिक्किम वाज ग्रांटेड स्टेटहुड इन द ईयर, सिक्किम कब हमारे भारत का हिस्सा बना, मतलब कब स्टेटहुड इन द ईयर ग्रांट किया गया उसको? तो वो किया गया 1975 को, वो भी 36 अमेंडमेंट एक्ट में, याद रखिएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 36 अमेंडमेंट एक्ट में, वो भी कब? 1975 में। इन विच ईयर द नेम ऑफ लैकाडीव, मिनिकॉय एंड अमेंडीवी आइलैंड वाज चेंज इन लक्षद्वीप बाय पार्लियामेंट्री एक्ट, देखिए कौन से साल को ये तीनों को लक्षद्वीप का नाम दिया गया था? तो वो दिया गया था 1973 को। विच स्टेट वाज फॉर्म आफ्टर द अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल 239A एंड 240, तो कौन सा स्टेट फॉर्म हुआ था इस आर्टिकल के संशोधन अमेंडमेंट के बाद? तो हुआ था अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, 1986 में, 1986 में। प्रोविजन ऑफ सिटीजनशिप इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन बिकम एप्लीकेबल इन, देखिए हमारा संविधान जो बन के कब एडॉप्ट किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। तो उस दिन मैंने आपको बोला था कि 5, 6, 7, 8, 9
ये सारे चीज़ उस समय लागू हुए थे, प्रियम्बल भी, आर्टिकल 388 भी। तो यही पूछ रहा है कि द प्रोविजन ऑफ सिटीजनशिप इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन बिकम अप्लीकेबल इन, कब से ये लागू कर दिया गया था? तो 1959 में ही। इंडियन सिटीजनशिप इज़ ग्रांटेड बाय, देखिए भारतीय नागरिकता कौन ग्रांट कर सकता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर करेगा, ठीक है, जो कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत बोला गया है। Which article of the Indian Constitution empowers the Parliament to regulate right of citizenship? ये कौन सा आर्टिकल हमें ये बात बताता है? तो आर्टिकल 11। Which body decide the condition for getting the citizenship of India? कौन डिसाइड करेगा? तो डिसाइड करेगा पार्लियामेंट। ये देखिए, हमारा जो सिटीजनशिप है, नागरिकता, वो 5 तरीके से हम लोग रिक्वायर कर सकते हैं। पहला क्या है? बाय बर्थ से, दूसरा बाय रजिस्ट्रेशन से, तीसरा बाय नेचुरलाइजेशन, चौथा बाय हेरिडेटरी एंड एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ न्यू टेरिटरी इनटू इंडिया, और पांचवा वो जैसे अभी हमारा मार हुआ पीओके में, तो पीओके को हम लोग कब्जा कर लिए, तो पीओके के जितने भी नागरिक होगा फिर वो भारत के अंदर वो खुद ब खुद नागरिकता स्वयं उसको मिल जाएगा, ठीक है। तो किस तरीके से? 5 तरीके से हम लोग ले सकते हैं। तो वह है बाय बर्थ, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन, बाय हेरिडेटरी एंड द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ न्यू टेरिटरी इनटू इंडिया। नो पर्सन शैल बी सिटीजन ऑफ इंडिया इफ ही हैज, देखिए कब? जब वॉलेंटरली एक्वायर्ड सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री, अगर तुम किसी और कंट्री का सिटीजनशिप ले लोगे तो तुम फिर भारतीय नागरिकता नहीं कहलाओगे, ठीक है, क्योंकि जो हमारा भारत का जो प्रोविज़न है वो सिंगल सिटीजनशिप का है, इसीलिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल सिटीजनशिप राइट ऑफ पीपुल हु माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया इज मेंशन? देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है ये। तो आर्टिकल 6, हाउ मैनी वे सिटीजनशिप कैन बी लॉस्ट, कितने तरीके से हम लोग इसको हट सकता है? तो 3 तरीके से। तो रीन्यूनिकेशन, टर्मिनेशन और डिप्रीवेशन के कारण 3 वजह से हम लोग नागरिकता खो देंगे। विच टाइप ऑफ फेडरलिज्म शो इन इंडिया, बताइए कौन से टाइप का फेडरलिज्म शो करता है इंडिया में? तो शो करता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी इंडियन सिटीजन, क्या गारंटी करता है? तो ये गारंटी करता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, जो कि ब्रिटेन से लिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ? तो यही क्वेश्चन आ गया, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछता है एग्जाम में। तो आर्टिकल 14। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपोजिट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ? कौन है अपोजिट? तो ये अपोजिट है प्रिविलेज एंड इम्यूनिटी। of the various ground below which discrimination by the state is not prohibited in article 15 of the constitution। देखिए आर्टिकल 15 में किसके बारे में बात नहीं किया गया है? तो देखिए प्लेस ऑफ बर्थ, रेस, कास्ट के बारे में बात किया गया है कि इस पर प्रोहिबिशन होना चाहिए, लेकिन लैंग्वेज के बारे में बात नहीं किया गया है। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट? बताइए तो कौन सा आर्टिकल ये हमें बताता है? तो आर्टिकल 16। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एबॉलिश द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी? देखिए अनटचेबिलिटी तो कौन है? तो आर्टिकल 17 बताता है हमें। द आर्टिकल 17 एंड 18 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड करता है ये?
ये प्रोवाइड करता है सोशल इक्वलिटी। देखिए आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड, कितने फ्रीडम प्रोवाइड किया है आर्टिकल 19 ने, तो 6 फ्रीडम है। देखिए आइए देखते हैं कौन कौन सा फ्रीडम है आर्टिकल 19 के तहत। तो देखिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन, मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरेटरी, रिसाइड एंड सेटल एनीवेयर इन इंडिया, प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। ठीक है, तो 6 फ्रीडम है आर्टिकल 19 के तहत। द फ्रीडम ऑफ प्रेस इज मेंशन इन विच ऑफ द फ्लोइंग राइट्स। बताइए। तो राइट टू एक्सप्रेशन में जोड़ा गया है ये, राइट टू एक्सप्रेशन में ये, जो कि आर्टिकल 19 फर्स्ट का ए पार्ट में है। आर्टिकल 20 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस डील विथ। तो देखिए फंडामेंटल राइट का जो आर्टिकल होता है 12 से 35 के बीच में आता है, टीपी स्पीच का 36 से 51 के बीच में। तो आपसे क्या पूछ रहा है आर्टिकल 20, तो अगर आप एग्जाम में आपको इस तरीके से क्वेश्चन दे और ऑप्शन में ये दे तो आर्टिकल 20 तो सीधा आप फंडामेंटल राइट मारिएगा। राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी कौन से आर्टिकल में हमें बताता है कि, तो राइट टू प्राइवेसी जो है ये आर्टिकल 21 में आएगा। पॉइंट आउट विच फ्रॉम द फ्लोइंग इज नॉट ए राइट enumerated in the Constitution of India but has been articulated by the Supreme Court to be a fundamental right। देखिए ये संविधान में नहीं enumerated है ये राइट, ये सुप्रीम कोर्ट के वजह से ये ऐसा हुआ है। तो क्या है वो, राइट टू प्राइवेसी, जो कि आर्टिकल 21 में जोड़ा गया है, या ये सुप्रीम कोर्ट के कहने पे ये बोला गया है। देखिए आर्टिकल, देखिए आपको आर्टिकल याद करना है ना कि कुछ और। ये आर्टिकल 21 आपको लिखा रहेगा और ऑप्शन में दिया रहेगा तो आप फंडामेंटल राइट्स तो मार ही दीजिएगा, लेकिन आर्टिकल 21 बोल क्या रहा है, ये बोल रहा है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अगर आपको ये दे देगा और आर्टिकल पूछ देगा तब तो आप फंस जाइएगा, लेकिन ये देगा तो आप मार दीजिएगा, क्योंकि आर्टिकल 21 12 से 35 के बीच में फंडामेंटल राइट्स के बीच में ही आएगा, चाहे कुछ हो जाए, आर्टिकल कुछ भी दे दे दोनों के बीच में। तो आर्टिकल 21 क्या है पहले ये जानिए, यह प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू लाइफ इज, क्या है राइट टू लाइफ, क्या है, तो ये हमारा फंडामेंटल राइट है। राइट टू एजुकेशन इन आवर कंट्री इज ए, क्या है राइट टू एजुकेशन, ये भी हमारा फंडामेंटल राइट है। देखिए राइट टू एजुकेशन जो है फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। दिस आर्टिकल वाज एडेड इन 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 विच प्रोवाइड फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू द चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको याद रखिएगा, जो राइट टू एजुकेशन है ये अब जोड़ा गया है फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 21A में, जो कि 86th अमेंडमेंट है 2002 में हुआ था। ठीक है 86th अमेंडमेंट याद रखिएगा, 86th अमेंडमेंट। प्रिवेंटिव डिटेंशन मीन्स, क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है डिटेंशन विदाउट इंटोग्रेशन। विच ऑफ द फ्लोइंग फंडामेंटल राइट कैन बी कंट्रोल्ड बाय प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। बताइए, तो वो क्या है, राइट टू फ्रीडम। विच ऑफ द फ्लोइंग एक्ट, फ्लोइंग इज नॉट प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। बताइए इसमें से कौन सा प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट नहीं है। तो देखिए फेरा नहीं है, देखिए टाडा पोटा और कॉफे पोसा है। टाडा का फुल फॉर्म क्या होता है, टेररिज्म एंड डिस्प्यूटिव एक्टिविटी एक्ट। पोटा का प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, और कॉफे पोसा का कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटी एक्ट। ठीक है स्मगलिंग एक्टिविटी एक्ट। तो इसमें से कौन नहीं आता है प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट में, तो फेरा। फेरा क्या है, ये फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट है ये। आर्टिकल 24, देखिए फिर से फंडामेंटल राइट तो होगा लेकिन इसके बारे में आपको याद करना पड़ेगा, ये याद रहना चाहिए।
आर्टिकल 24 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्री एक्सेट्रा डील विथ, ठीक है, ये क्या बोलता है कि प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्री, ठीक है, नो पर्सन कैन बी एम्प्लॉय इन फैक्ट्री और माइंस अनलेस ही इज द एबव एज ऑफ, कितना एज नहीं हो जाए या उससे ऊपर ना हो जाए, तो 14 साल से ऊपर। इन विच ऑफ द फ्लोइंग आर्टिकल द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी आर कवर, बताइए कौन सा आर्टिकल में है ये, तो आर्टिकल 29। व्हाट इज द बेसिस ऑफ रिकॉग्नाइजेशन ऑफ माइनॉरिटी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो रिलीजन। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिड डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर टर्म्स एज द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भीमराव अम्बेडकर जी ने कौन से आर्टिकल को बोला है कि ये हमारी संविधान की आत्मा है, तो आर्टिकल 32। बाय विच ऑफ द फ्लोइंग राइट फंडामेंटल राइट आर इंश्योर्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो कि आर्टिकल 32 में बतलाता है। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इंडिविजुअल मूव टू द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली इन केस ऑफ एनी वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, तो ये कौन सा आर्टिकल में हम लोग के तहत ये हम लोग कर सकते हैं कि हम लोग डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में मूव सकते हैं बिना किसी वायलेशन के, तो कौन सा आर्टिकल के तहत है ये, तो आर्टिकल 32 के तहत, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इशू ए रिट, देखिए रिट कौन इशू करता है, ये आर्टिकल 32 के तहत ही होता है। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट इशू करता है और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट करता है, तो टोटल 5 रिट होते हैं। तो रिट कौन करता है, तो एनी कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 से और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 से। तो कितने रिट हैं, टोटल 5 रिट हैं। तो देखें इसे कौन कौन सा इसको याद कर लेते हैं। देखिए पहला है हैबियस कॉर्पस, मंडमास, प्रोविज़न, सिर्तियोरारी एंड क्यू वारंटो। ये 5 रिट है जो सुप्रीम कोर्ट लागू करता है। अब देखिए इसमें पूछ रहा है क्या, विच ऑफ द फ्लोइंग रिट्स मीनिंग इज टू हैव द बॉडी ऑफ, बताइए कौन सा रिट का मीनिंग ये होता है टू हैव द बॉडी ऑफ, तो होता है हैबियस कॉर्पस का। विच ऑफ द फ्लोइंग रिट इज कॉल्ड बुलवर्क ऑफ पर्सनल फ्रीडम, बताइए कौन सा रिट बुलवर्क ऑफ पर्सनल फ्रीडम बोला जाता है, तो बोला जाता है हैबियस कॉर्पस को। इन विच ऑफ द फ्लोइंग सिचुएशन हैबियस कॉर्पस रिट इज इशू, कौन से सिचुएशन पे हैबियस कॉर्पस रिट इशू होता है, बताइए, तो होता है वो फॉल्टी पुलिस डिटेंशन के टाइम। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग रिट ए पर्सन इज रिस्ट्रिक्टेड टू परफॉर्म एनी ड्यूटीज फॉर विच ही डज नॉट हैव द अथॉरिटी, बताइए कौन से रिट के अनुसार ए पर्सन इज रिस्ट्रिक्टेड टू परफॉर्म एनी ड्यूटी फॉर विच डज नॉट हैव एनी अथॉरिटी, तो क्यू वारंटो। विच रिट इज इशू बाय हाई कोर्ट, which writ is issued by High Court or Supreme Court to compel an authority to perform a function that it was not performing, ये कौन सा रिट है ये, तो ये रिट है हमारा मंडमस। ए रिट ऑफ मंडमस कैन बी इशू बाय सुप्रीम कोर्ट टू, तो एन ऑफिशियल टू परफॉर्म पब्लिक ड्यूटी। विच ऑफ द फ्लोइंग रिट कैन बी इशूड ओनली अगेंस्ट अ गवर्नमेंट ऑफिशियल, बताइए कौन सा रिट जो होगा वो इशू होगा अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल के, तो वो होगा हमारा मंडमस। हु इज़ द कस्टडियन ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, बताइए किसके पास कस्टडी होता है इम्प्लीमेंट करने का फंडामेंटल राइट्स में, तो वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास दोनों का होता है, तो बोथ ए एंड बी। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द फंडामेंटल राइट डिफेंस फोर्सेस
पर्सनल कैन बी रिस्ट्रिक्टेड स्पेशली। बताइए तो आर्टिकल 33। विच आर्टिकल स्पेसिफाई द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ एवरी सिटीजन। बताइए कौन सा आर्टिकल हमें बताता है। तो आर्टिकल है 51A, इसमें 11 है टोटल। देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज आर इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय अमेंडमेंट। कौन से अमेंडमेंट में फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ा गया था, वो भी स्वर्ण सिंह कमेटी के कहने पे, तो 42 अमेंडमेंट एक्ट में। व्हेन वेयर द फंडामेंटल ड्यूटीज इंसर्टेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो कब किया गया था, तो 1976 में। हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर इन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए पहले 10 था, फिर 11 हुआ। कब से, जब से वो एक्ट जोड़ा गया था जो कि 6 से 14 साल के बच्चों को पढ़ना अनिवार्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम included in the list of fundamental duties of Indian citizen of the Constitution। बताइए तो क्या होगा, तो डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। इसी वजह से। फ्रॉम विच ऑफ द फ्लोइंग आर द फंडामेंटल ड्यूटीज अडॉप्टेड। फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से लिया गया है, तो लिया गया है यूएसएसआर से। फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड बाय। देखिए फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड कौन कर सकता है, तो ये सस्पेंड कर सकते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट जी। और उसमें से सारा का सारा भी आर्टिकल 352 जब नेशनल इमरजेंसी लागू हो तब, और उसमें से 2 आर्टिकल याद रखिएगा, 20 और 21, ये सस्पेंड नहीं होता है, ठीक है। उसके अलावा सारा का सारा आर्टिकल आपको सस्पेंड हो जाएगा नेशनल इमरजेंसी के टाइम। कौन सा आर्टिकल सस्पेंड नहीं होगा, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन कैन बी सस्पेंडेड बाय। बताइए कब सस्पेंड होता है, तो ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी के टाइम। ये फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम सस्पेंड नहीं होगा। हु कैन रिस्ट्रिक्ट द फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन। तो पार्लियामेंट। हाउ मेनी फंडामेंटल राइट इन द बिगनिंग। बताइए कितने फंडामेंटल राइट थे बिगनिंग में, तो वो थे 7 थे, ठीक है। फिर राइट टू प्रॉपर्टी को 44th अमेंडमेंट 1978 में हटा के आर्टिकल 300 में डाल दिया गया था। तो अभी कितने हैं, 6 हैं। ये देखिए विच फंडामेंटल राइट वाज एबोलिश्ड बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट। तो राइट टू प्रॉपर्टी जो कि पार्ट 12 के आर्टिकल 300 में है, 300 पर है, इसको हटा के वहाँ डाल दिया गया। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू प्रॉपर्टी इज। देखिए राइट टू प्रॉपर्टी क्या है, ये एक लीगल राइट है। क्या है, ये एक लीगल राइट है। राइट टू प्रॉपर्टी वाज रिलेटेड फ्रॉम द लिस्ट फंडामेंटल राइट इन द रेज्यूमे ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। बताइए कौन थे, किसकी गवर्नमेंट थी जिस टाइम इसको हटाया गया था, तो 1978 में कौन थे, मोरारजी देसाई गवर्नमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिटिकल राइट। बताइए पॉलिटिकल राइट कौन है इसमें से, तो वो है राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन। द सर्टेन फंडामेंटल राइट आर नॉट गिवन टू। तो ये कुछ फंडामेंटल राइट है जो किसको दिया नहीं जाता है, तो फॉरेनर को, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ नॉट ए फंडामेंटल राइट। तो कौन से फंडामेंटल राइट नहीं है, आपको दिख रहा है। देखिए राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है ये फंडामेंटल राइट नहीं है। राइट टू एजुकेशन है, राइट टू एक्सप्रेशन है, राइट टू लाइफ है, पर राइट टू इन्फॉर्मेशन नहीं है। देखिए व्हेन वाज द राइट टू इन्फॉर्मेशन इनएक्टेड इन इंडिया। कब जोड़ा गया था राइट टू इन्फॉर्मेशन को, ये जोड़ा गया था 15 जून 2005 को। विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट फंडामेंटल राइट आर अनअमेंडेबल। कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि फंडामेंटल राइट जो है ये अनअमेंडेबल है, मतलब ये कभी इसको संविधान संशोधन इसका नहीं हो सकता, संशोधन नहीं किया जा सकता।
तो कौन से केस में बोला था? तो गोलकनाथ केस में 1967 में। पर 1976 में पता है कि 878 में फिर केशव नंदा भारती केस में फिर ये बोला गया कि ये अब हो सकता है। तो ये याद रखिएगा, ये जितने केस हैं एक बार देख लीजिएगा, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा क्या इसका मतलब है। What is the category in which the negotiating strategy of strike by the government employee fall? बताइए। तो there is no right. The basic structure of our constitution was proclaimed by the Supreme Court in, तो कब हुआ था? तो केशवानंदा भारती केस 1973। राइट टू एजुकेशन एक्ट कैम इनटू फोर्स ऑन, देखिए राइट टू एजुकेशन एक्ट कब लागू किया गया था? तो 1 अप्रैल 2010 को ये लागू हो गया था, राइट टू एजुकेशन एक्ट। इन विच ईयर वाज द प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट पोटा इनेक्टेड, तो देखिए कब इसको लागू किया गया था? तो इसको लागू किया था 2002 में। तो आज का हमारा सेशन यहीं समाप्त होता है और कल हम लोग देखेंगे इसके आगे का जितना भी क्वेश्चन हो, मतलब टोटल इसमें 800 प्लस क्वेश्चन होगा पॉलिटी का, जिसमें से अभी 222 क्वेश्चन टोटल है और इसको हम लोग 3 पार्ट में कवर करेंगे। तो तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको ये और इसके जो कंटिन्यू क्वेश्चन है आपको आने वाले पार्ट में आपको देखने को मिलेगा। चलिए धन्यवाद।